Bismillahirrahmanirrahim, dear students. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next topic that is related to the governing laws for magnetic field. तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो लॉज हैं उनके ऊपर बात करना है और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये लॉज जो है वो डेवलप किए गए हैं. This topic is related to our course Electricity and Magnetism 2 PHY 402 BS Physics third semester fourth semester evening uh, spring 2021. So in the last lectures we have discussed about the relationship between how we can generate the electric field and what is the behavior of the charges in electric field and the magnetic field, जिसे हम लॉरेंस फोर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था. फिर हमने करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में बात की थी. देन we discuss about the current carrying lobe in a magnetic field और उसका टर्निंग इफेक्ट और उसकी एनर्जी को कंप्यूट किया था. Then we talk about the magnetic dipole moment and the presence of magnetic field, magnetic dipole moment की interaction को study किया था हमने. And today we are and then we have computed the potential energy of the magnetic dipole in the magnetic field और उस हवाले से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया और फिर इनके पैरामीटर्स को इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों को कंपेयर करके इनमें रिजेम्बलेंस को स्टडी किया था. So in this lecture, we will study about the basic review of magnetic fields. अभी तक हमने magnetic field के बारे में जो पढ़ा है उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे. Then we will talk about the generation of magnetic field और उसके बाद हम governing laws for magnetic field के ऊपर बात करेंगे. At the end, we will try to make some resemblance with the electric laws. तो ज़ाहिर बात है अगर हमने इलेक्ट्रिक लॉज वाला पार्ट पहले पढ़ लिया हुआ है तो आसानी से अगर हम इलेक्ट्रिक लॉज समझे हुए हैं तो अगर हम उन्हीं की रिजेम्बलेंस में अगर मैग्नेटिक फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे लॉज तो वो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी. So let's start with the magnetic field review. तो magnets only come in the pairs of north and south pole और उनके अंदर मोनोपोल्स नहीं होते. जैसा कि आपने डिफरेंट तरीकों से ये सारी चीजें पढ़ ली हुई हैं कि आपके पास हमेशा से जो मैग्नेट्स होंगे उनके हमेशा से पोल्स होते हैं, नॉर्थ होता है और साउथ होता है. आप किसी भी मैग्नेट को जितना मर्जी ब्रेक कर लें ये लॉ जो है ये कभी भी आपके पास जितना मर्जी ब्रेक कर लें तो ये आपको हमेशा ही मोनोपोल्स नहीं देंगे बल्कि ये हमेशा आपको डाइपोल्स देंगे. आप इस बड़े मैग्नेट को तोड़ते हैं तो ये जितने मर्जी छोटे मैग्नेट बनते जाएं इनका हमेशा रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा नॉर्थ और साउथ की फॉर्म में होगा. ये एक बुनियादी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट्स की ये हमने पढ़ी थी. Then we discuss about the magnetic field exerts a force on a moving charge और that is basically the on currents. तो उस वाले से अब कौन सी फोर्स होती है एक्चुअली दिस इज दी लॉरेंस फोर्स एंड इट्स बेसिकली दी एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होती है. अगर आप इस फोर्स के अंदर देखें तो दे आर बेसिकली दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वी क्रॉस बी. सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. फिर हमने ये पढ़ा बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव्स इन अ सर्कुलर और स्पाइरल पाथ. फिर हमने ये भी साबित किया था कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं जबकि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो फिर वो स्पाइरल पाथ के अंदर मूव करेंगे या फिर नॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये फिर स्पाइरल पाथ में मूव करते हैं. Without because of the moving charge in the current, we can write the force in terms of current. But since current is not a vector, so it's lead to a kind of messy way of writing the equation like this. F is equal to I L cross B. तो उस हिसाब से आप इसको I L cross B के हिसाब से write down कर सकते हैं. So in this previous lecture we all have talked about all these things और उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से जनरेट किया जा सकता है. सो देयर आर वेरी सिंपल एंड इजी वे कि आप करंट की मौजूदगी में मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकते हैं. तो एज यू मे नो दैट इट इज पॉसिबल टू मेक द मैग्नेट बाय वाइंडिंग अ वायर इन द कॉइल एंड देन टर्न द करंट ऑन थ्रू द वायर. तो वो क्या बन जाएगी. सो सो हेयर इज द सो हेयर इज एग्जांपल जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. सो इट्स अ वेरी बेसिक आइडिया
कि आपके पास आपने एक कंडक्टर लिया और उसको एक टर्न की हुई वायर्स के साथ अटैच कर दिया बैटरी के साथ, तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास एक कंडक्टर की फॉर्म बन सकती है और उसके मुताबिक ही ये चीज़ चलेगी। फॉर दिस एंड अदर एक्सपेरिमेंट इट कैन बी सीन दैट कि आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसी तरह से आपके पास जो है ये सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। हाउएवर आपके पास जो परमानेंट मैग्नेट है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस करने का एक ज़रिया है और एक परमानेंट सोर्स है। बट इस परमानेंट मैग्नेट के अंदर भी कौन से ऐसे मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। सो एक्चुअली दिस परमानेंट मैग्नेट carries or develop its magnetism due to the atoms that is present in their material। तो अगर आपने इसके बारे में देखना हो कि इसके अंदर बुनियादी तौर पे ऐसा कौन-सा फिनोमेना जिसकी वजह से परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो एक्चुअली दिस इज़ ड्यू टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो उस हवाले से आइए देख जी, ज़ूम के लिहाज़ से अगर आप देखा जाए, तो आप एक परमानेंट मैग्नेट को ज़ूम करने के साथ ही अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे जो है एटम्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इनकी मैग्नेटिज़्म इन्वॉल्व होती है। जैसे अब डोमेन थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि सारी की सारी डोमेन जो है वो मिलके एक डायरेक्शन बनाती हैं, जो नेट रिज़ल्ट बन रहा होता है इन सब की ओरिएंटेशन का। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास रिवॉल्व करते हैं, तो उस हवाले से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक नेट इफ़ेक्ट की वजह से आपके पास ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है। देन ये नेट रिज़ल्ट आपस में जितनी भी डोमेन्स हैं, एक नेट मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से मिलती हैं और आपके पास जो है वो छोटे-छोटे मैग्नेट्स मिलके एक टोटल मैग्नेट बनाते हैं, जिसे हम परमानेंट मैग्नेट कहना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग वायर से भी रिप्रेज़ेंट की जा सकती है और वो जो है वायर के 1/r² के हिसाब से ड्रॉप करता जाता है, जैसे-जैसे वायर से दूर होते हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं और ये सारे सोर्सेज़ हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपने अब उन गवर्निंग लॉज़ को पढ़ना है कि जो कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ज़्यादातर जो सिचुएशन है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है करंट की वजह से। आपने यहाँ से करंट ऑन किया, करंट की मौजूदगी में से करंट यहाँ से रोटेट करता हुआ इस कंडक्टर में से गुज़रा है और उसने यहाँ पे नॉर्थ सो एज़ यू कैन सी हियर द करंट इज़ मूविंग और ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी वज़ह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। राइट हैंड रूल से आप इनकी डायरेक्शन बना सकते हैं। दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ द साउथ। तो उस वाले से ये सारे नॉर्थ मिलके एक रिजल्टेंट नॉर्थ बना रहे हैं और इसी तरह से ये सारे साउथ मिलके एक सन रिजल्टेंट साउथ बनते हैं। सो इन दिस वे वी कैन गॉट द टोटल वैल्यू ऑफ द सिस्टम है। तो इस तरह से आपके पास जो है नेट इफ़ेक्ट आ जाता है और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिज़्म को अंडरस्टैंड करते हैं। इन सारी सिचुएशन के अंदर कहीं न कहीं करंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है और इसका मतलब करंट की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं। सो गवर्निंग लॉज़ के हमने 2 हिस्से किए हुए हैं। जो पहला पार्ट है उसके अंदर है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने का तरीकाकार है और इसके लिए हम उस लॉज़ को देख रहे हैं जिसके अंदर आपका करंट जो होगा दैट इज़ द प्रोड्यूसिंग एलिमेंट और प्रोडक्ट क्या बन रही है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसके लिए सो दिस इज़ द बायट-सावर्ट लॉ एंड दिस इज़ द एम्पेयर लॉ जो कि इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि करंट की मौजूदगी से करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लिए ये 2 लॉ स्टडी किए जाएँगे। जबकि जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर सिचुएशन जो है वो रिवर्स है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंटली अबाउट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट की वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं सो दैट इज व्हाई वी कैन फॉर्मुलेट हियर द वैल्यू ऑफ करंट। तो उस सेंस के अंदर आपके पास जो होंगे दो लॉ स्टडी किए जाएंगे दैट इज द फैराडेज लॉ एंड द लेंज़ेस लॉ। तो उसके मुताबिक इनको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे।
सो अगर हम रिज़ेम्बलेंस के हिसाब से देखें तो इन लॉज़ के अंदर क्या-क्या रिज़ेम्बलेंस है, तो वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गवर्निंग लॉज़ जो बेसिक फंडामेंट तो उस वाले से देखा जाए तो आपके पास जो बेसिक फंडामेंटल लॉ है दैट इज़ द कूलम्स लॉ। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता था वो पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना होता था। जबकि बॉयड-सावर्त लॉ जो है दैट इज़ आल्सो द फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर आप बेसिक करंट एलिमेंट्स को लेंगे और उनके साथ डील करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी के साथ। सिमिलरली वी हैव द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ जो था वो कि जनरलाइज़्ड वे के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को स्टडी करता था और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करते थे हम। इन द सेम वे एम्पेयर्स लॉ जो है वो किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की ज्योमेट्री के लिए क्लोज्ड लूप जो है उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके मुताबिक इन सारी चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं। सो So in the last lecture, we will try to compute the by using these laws, we can try to compute the different geometries और for the magnetic field। हम इन different geometries को इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हम magnetic field को स्टडी कर सकते हैं। सिंपलेस्ट केस जो है वो वायर वाला है। इसके लिए हम सबसे पहले बाइट-सेवर्ट लॉ के लिए लॉ अप्लाई करेंगे, देन वी गो फॉर द एम्पेयर लॉ। And for the complex geometries, we will apply the एम्पेयर लॉ, जिसके अंदर एम्पीरियन लूप लिए जाएँगे और उसके मुताबिक जो है इसको स्टडी किया जाएगा। और फिर हम ये देखेंगे कि जो एम्पेरियन लूप या एम्पेयर लॉ है दैट इज़ द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द बार्ट-सावर्त लॉ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। So in the next lecture, inshallah, we will discuss about the Biot-Savart law and its application. It will be the same as we have studied about the Coulomb's. So this will be considered in the next lecture, inshallah. So if you have any question or discussion, then you can join our interactive session, Zoom meeting, WhatsApp group and YouTube comment section. So मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इन इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।